नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के नेतृत्व में इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। पार्टी 240 सीटों तक सिमटी। भारत ने दरअसल विभिन्न गठबंधन सरकारों का दौर देखा है, जिसमें संयुक्त मोर्चा, एनडीए, यूपीए की सरकारें भी रही हैं। 1989 के बाद से तो 2014 तक किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और गठबंधन की सरकारों का दौर लगातार देखा गया। अब 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद नरेंद्र मोदी इस बार गठबंधन की सरकार चलाएंगे। इसे लेकर कई सवाल हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और दहाड़ के बड़े सवालों का रुख करते हैं। सबसे अहम सवाल, मोदी कैबिनेट के टॉप 4 में क्या गठबंधन का जोर दिखेगा और अगर ऐसा है तो कितना? नीतीश के चहेतों को क्या मिलेगा? नायडू के कोटे से कौन मंत्री बनेगा और मंत्रालय क्या होगा? कैबिनेट में नॉर्थ साउथ बैलेंस, जाति पर सस्पेंस, किन समीकरण को साधा जाएगा? मोदी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, किस राज्य से कितने मंत्री बनेंगे? सबसे अहम सवाल उन राज्यों को लेकर है जहां बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा, खास करके उत्तर प्रदेश। और सहयोगियों का साथ, गठबंधन का विश्वास, मोदी 3.0 को कितना खास बना पाएंगे? तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। अनिरुद्ध सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षप्रीत सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। कृष्णा हेगड़े जी, प्रवक्ता शिवसेना से। विक्रम यादव जी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी से। तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। मोहम्मद नेमतुल्लाह जी, पूर्व एमएलए जेडीयू से। और विनीत सिंह जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हम बीजेपी से ही करेंगे। अनिरुद्ध जी, सवाल पहला आपसे ही है कि पहला ऐसा मौका है जब नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाना होगा। एक चुनौती के तौर पर इसे देखा जा रहा है, या अटल बिहारी वाजपेयी की तरह एक स्टेट्समैन के तौर पर भी नरेंद्र मोदी अपनी छवि बना पाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एनडीए लेड गवर्नमेंट चलाई, 2019 में एनडीए लेड गवर्नमेंट चलाई और 2024 में भी एनडीए लेड गवर्नमेंट चलाई, क्योंकि एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। इसमें ऐसा कोई संशय नहीं कि इसमें कोई समस्या होगी, क्या दिक्कत होगी। और जितने भी हमारे पार्टनर हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे जेडीयू हो, ये सब हमारे नेचुरल अलायंस हैं। ये सब फाउंडर रहे हैं, आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। अटल जी के जमाने के उस तो ऐसा कोई संशय नहीं होना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी। सब सामूहिकता के आधार पर निर्णय होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके संवैधानिक और क्या कहते हैं कुशलता में तो कोई ऐसी दिक्कत या कोई समस्या नहीं है। ठीक है। कृष्ण हेगड़े जी, सवाल ये भी है कि आखिर सहयोगियों का रोल क्या होगा? क्योंकि पिछली बार जब पहली बार 2014 में सरकार बनी, उस वक्त 5 मंत्रियों को जगह दी गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और जब 2019 में सरकार बनी तो वो आंकड़ा घटकर 2 आ गया। लेकिन 2024 में परिस्थितियां अलग हैं और आंकड़ा भी बढ़ेगा। कितनी सीटों की उम्मीद की जा रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में? कितने बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, नॉर्मल केस में जो है हमको 2 मंत्रिमंडल मिलते थे, लेकिन हमने ऐसे कुछ मांग नहीं की है और ना हमने ऐसा कुछ प्रेशर डाला है। हमें पता है कि देखिए, सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है। आपने पूछा था कि क्या वो कोalition चला पाएंगे। देखिए, 2014 में भी उन्होंने चलाया, 19 में भी चलाया और अभी 24 में प्री पोल जो है हमारा अलायंस था वो 40 पार्टियों का था। और आपने पूछा कि वो अटल बिहारी जैसे स्टेट्समैन बन सकते हैं क्या? वो तो वर्ल्ड में स्टेट्समैनशिप का उन्होंने एक अपना मुकाम कर लिया है कि दुनिया भर के जो नेता है उनके साथ विचार विमर्श करते हैं, उनसे सलाह मांगते हैं। उनकी पूरे विश्व में एक नाम उन्होंने कर दिया, खुद का भी किया, हमारे देश का भी किया। सभी जो हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के हो और एनडी के सभी घटक, तेलुगु देशम के नायडू जी हो या जेडीयू के नीतीश जी हो या जेडीएस के कुमार स्वामी जी हो या शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी हो, सभी एक मैच्योर्ड लीडरशिप है और सभी ये लीडर जो है 40 सालों से अपने राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है कि देश के हित में क्या करना चाहिए, लोगों के हित में क्या करना चाहिए, जनहित में क्या करना चाहिए। और वो हिसाब से मुझे कोई शंका नहीं है कि बहुत ही ताकत से ये पिछले 10 साल तो मोदी जी ने अपना करिश्मा तो दिखाया ही है। आने वाले 5 साल में भी ये डबल इंजन की सरकार जो है और तेजी से जाएगी
लोगों के लिए काम करेगी। और ठीक है। जो स्पीड से 10 साल में हम आगे बढ़े थे और तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। तारिक खान साहब, आखिर इसमें शक सुबह की गुंजाइश कहां है? लगातार गठबंधन की सरकारों का दौर देखा गया और बीजेपी का तो ये दावा भी और तथ्य दोनों है कि इसके पहले भी 10 साल एनडीए की ही सरकार रही है और ये प्री पोल अलायंस जो है उसको पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिला है। एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा तारिक खान साहब खुद को। अच्छा, हाँ, अब बोलिए। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि भारत ने दो तरीके की सरकार देखी। एक तो पूर्ण बहुमत की एक पार्टी की सरकार, जैसे जवाहरलाल नेहरू का टाइम था, इंदिरा जी का टाइम था, और उसके बाद फिर मोदी जी ने 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। उसके बाद हमने क्या देखा, क्योंकि हम अपने जो एक्सपीरियंस है उसी से सीख सकते हैं। सबसे पहले मोरारजी देसाई की सरकार बनी, 2 साल 5 महीने में गिर गई। क्या पूर्ण बहुमत था मोरारजी देसाई के पास? नहीं, जैसे अभी मोदी के पास। फिर चौधरी चरण सिंह साहब को कुछ दिन के लिए 4-5 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर हमने दूसरा उदाहरण देखा वीपी सिंह का, 1 साल में सरकार गिर गई। क्यों? क्योंकि एक आदमी के पास बहुमत नहीं था। फिर चंद्रशेखर, उसके बाद हरदन टोटा का हुआ, उसके बाद आईके गुजराल, जो कि लगभग एक साल सरकार चलाई। क्यों? वजह क्या है? जी भी, हाँ। वजह क्या है इन सब के पीछे? 5 साल सरकार न चलाने की वजह क्या है? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब किसी एक पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी नहीं होती है तो वो 5 साल सरकार चला भी सकती है, नहीं भी चला सकती है। तो बराबर वापस में इस पे जवाब हमें ये मिलता है कि जरूर चलाई। तो भाई देखिए, हम लोग तो नॉर्मल इंसान, जो सुपर नेचुरल पावर होती है भविष्य देखने की, जैसे मोदी जी हैं जो इंसानी ताकत से ऊपर है, और भाजपा के लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि हम जरूर ही चलाएंगे 5 साल। मगर इतिहास चिल्ला चिल्ला कर गवाही देता है कि जब सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं रही है तो कई बार 5 साल सरकार चली है और कई बार नहीं चली है। तो हम वही कह रहे हैं, हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। जब चंद्रबाबू नायडू 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे तो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मुसलमान को आरक्षण नहीं देने दूंगा। इस पे कोई जवाब है? इस पे मुंह नहीं खुलेगा भारतीय जनता पार्टी। देंगे वो, उन्होंने वादा कर लिया कि मैं 4% जो अपने यहाँ रिजर्वेशन है उसको कंटिन्यू रखूंगा। इस पे क्या स्टैंड है? मतलब आपने हिंदुओं को भारत के धोखा दिया, आपने धोखा देकर 240 सीट तो ले आए, उनसे कहा लाओ मुझे सीट तो मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा। ये लंबी डिबेट हो जाएगी कि वादों पर कौन खरा उतरा नहीं उतरा, कहां लाइन लगी हुई है या क्या ईवीएम को लेकर हुआ। अभी शुरुआती कमेंट में यही तक रहते हैं और आपका ये तर्क है कि कई बार गठबंधन की सरकारें चली और कई बार नहीं चली, जो कि बेहतर दिखता है। अर्शप्रीत जी, कहां गुंजाइश दिख रही है मल्लिकार्जुन खड़गे का वो स्टेटमेंट जब कहा गया उनकी तरफ से कि अभी हम सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करेंगे लेकिन सही वक्त का इंतजार करेंगे, तब हम ये सरकार जो है उससे हटाएंगे। तो सही वक्त की गुंजाइश कहां है? और सबसे अहम सवाल, बीजेपी के पास 240 का आंकड़ा, एक बड़ा आंकड़ा है। महज 32 सीटों की और जरूरत थी बीजेपी को अकेले बहुमत से, और जो प्री पोल अलायंस उनका था उनके पास आंकड़ा पूरा है 292 से ज्यादा। अर्शप्रीत जी अनम्यूट करिएगा, और बाकी लोगों में से भी अगर अनम्यूट करके बैठा है तो अनम्यूट कर लीजिएगा। जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी बोलिए। जी देखिए, पहली बात तो ये है, आपने पूछा कि गुंजाइश कहां पे। जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है ये लूजली स्टिच्ड अलायंस है, और डबल इंजन की पहले जो ट्रेन की बार बार ये बात करते थे वो स्टेशन पहुंचने से पहले पलट गई है। पलटने की वजह साहब ये है कि डबल इंजन वाली ट्रेन के ना डब्बे आपस में भिड़ने लग गए। AIADMK छोड़ करके चला गया, JJP छोड़ करके चली गई, समता पार्टी छोड़ करके चली गई, SAD छोड़ करके चला गया, SAD संयुक्त छोड़ करके चला गया, और बहुत सारी छोड़ करके चली गई। और जो इनके लीडर्स हैं, गडकरी साहब, योगी आदित्यनाथ साहब, चौहान साहब, खट्टर साहब, वसुंधरा राजे जी, और बहुत सारे लीडर्स, वो चाहते नहीं थे कि मोदी साहब PM कैंडिडेट बने, क्योंकि वो सब जानते हैं कि मोदी साहब का जो डिक्टेटोरियल तरीका है, तौर तरीके है, मोडस ऑपरेंडी है देश को चलाने के, वो गलत है और संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। दूसरी बात साहब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो कह रही है एनडीए, मोदी साहब ने इतनी दफा एनडीए कहा अपने भाषण में, जितना 10 साल में नहीं कहा था, एक भाषण में उतनी बार कह दिया एनडीए। पहले बीजेपी भी नहीं कहते थे मोदी सरकार। अब नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि लाठी के सहारे की अब जरूरत है साहब। फर्क इतना है कि डबल इंजन वाली ट्रेन का पहले सामने वाला इंजन बीजेपी होती थी, अब सामने वाला इंजन एलायंस है और पीछे वाला इंजन भारतीय जनता पार्टी है। जैसे एलायंस कहेंगे वैसे करना पड़ेगा, नहीं करेंगे ये तो डबल इंजन वाली ट्रेन क्रैश करवा देंगे वो आगे जो लीड कर रहे हैं। अब अहम बात देखिए आप, एक एलाय कह रहा है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मुझे चाहिए, दूसरा एलाय कह रहा है मुझे भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चाहिए, तो क्या सबको दे पाएंगे? दूसरी बात,
स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, अग्निवीर को रिकंसिडर करने को कह रहे हैं, यूसीसी पे चर्चा एक्सेट्रा। और क्या भारतीय जनता पार्टी ये कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी को तो आदत है ही नहीं सुनने की, इन्हें तो फैसला इंपोज करने की आदत है, थोपने की आदत है। ये तो पूछते नहीं थे ना मीटिंग करते थे। पहली दफा हुआ, आगे तो मोदी साहब की कुर्सी लगी होती थी, साथ में कोई नहीं बैठ सकता था। अब सारे एक लाइन में बैठे थे, कुमार साहब भी, नायडू साहब भी, लेकिन मोदी साहब पिछले 3-4 दिनों से साहब सो नहीं पाए। सो इसलिए नहीं पाए क्योंकि मोदी साहब को पता है कि पहले नीतीश कुमार साहब ने 6 दफा अलायंस बदली है, तो 7वीं बार भी कर सकते हैं। नायडू साहब ने भी पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस तोड़ा था, रिश्ता तोड़ा था। ये रिश्ता क्या कहलाता है, देश अब पूछ रहा है। क्योंकि तब नायडू साहब ने इस वजह से छोड़ा था बीजेपी को, क्योंकि स्पेशल स्टेटस नहीं दे सके थे। अब दोनों मांग रहे हैं, कुमार साहब भी मांग रहे हैं, नायडू साहब भी स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। कितनों को देंगे आप स्पेशल स्टेटस, कितनों को फंड्स देंगे? और मैं तो एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तो अब एक पुतले के तौर पे रिड्यूस हो चुकी है। इनके जो धागे हैं, स्ट्रिंग्स है, इनके एलाइज के हाथ में। जैसे विनीत जी, सबसे अगर कोई मुखरत है नरेंद्र मोदी के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में आया, तो उसमें सबसे बड़ा नाम अगर देखा जाए चिराग का है। और वो लगातार कहते भी रहे अलग अलग परिस्थितियों में। फिर भी एलजेपीआर की कोई डिमांड और कोई रिप्रेजेंटेशन की जो उम्मीद है, क्योंकि आपके 5 सांसद चुनकर आए हैं और इस सरकार में एक एक सांसद की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। आयुष भाई नमस्कार, गुड इवनिंग सभी जी। मैं अपनी बात 2 लाइनें शेयर से कहूंगा कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाश, अपने गिरोह में नाका नहीं जाए। अरे भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि हमारी सरकार चलेगी या नहीं चलेगी? आप बताइए आयुष भाई कि 2014 से लेकर 19 तक एनडीए के पास अपने आप में, बीजेपी के पास अपने आप में संपूर्ण बहुमत, लेकिन फिर भी एलाइज का घटक दलों का सम्मान रहा। क्या आज के संदर्भ में जब बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, और ये मत भूलने वाली बात कि सबसे बड़ी पार्टी है, और मुझे ये नहीं मालूम है कांग्रेस किस बात पर खुश हो रहा है। क्या 1984 के 4 की पार्टी सैकड़ा भी नहीं पहुंच पाया, इसके लिए खुश हो रहा है, या किसी और बात के लिए? तो जो भी घटक दल है आज जो निर्णय लेता है, अपना व्यवहार बना के उस सम्मान को याद करता है। अब आते हैं आपके सवाल। हमारे नेता चिराग पासवान के, हमारा स्ट्राइक रेट पिछले बार भी 6 आउट ऑफ 6 था, अभी भी 5 आउट ऑफ 5 ही है। 100% का हम लोग निरंतरता में लेकर चल रहे हैं। हमारे नेता ने कभी भी किसी भी मंत्रालय का डिमांड नहीं किया। और मैं आपको एक अंदर खाने की बात बताता हूँ, ये लाख विपक्ष वाले बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने भी, ये बस केवल कयास है, किसी ने मंत्रालय का बात एनडीए की मीटिंग में नहीं रखी। जो जिसके लायक होगा उसको दिया जाएगा। चिराग पासवान 3री बार के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद में आप उनको काउंट कर सकते हैं, पूरी तरह परिपूर्ण है कि वो किसी भी मंत्रालय अगर उनको मिलता है, हालांकि ये विशेषाधिकार क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है, अगर मिलता है उनको, उसको बढ़िया से जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे विपक्ष के लोग और इंडिया अलायंस के लोग अपने जीवन को हलकान ना करें। आप अब तक कहते रहते थे कि हमें सीट नहीं मिला है, एक लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए एक समक्ष और सार्थक विपक्ष चाहिए। जनता ने आपकी बात सुनी किया और चुपचाप अच्छे से बैठ के विपक्ष की भूमिका निभाइए और विकास में मदद। ठीक है नेमतुल्ला साहब, एक बड़ा, मैं आऊंगा अर्शप्रीत जी आपके पास, एक ओपनिंग कमेंट्स हो जाए सबका। नेमतुल्ला साहब, एक स्टेटमेंट आया केसी त्यागी जी की तरफ से और उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से पीएम पद का ऑफर मिला था जेडीयू को, लेकिन नीतीश जी ने उसे नकार दिया। अभी ऑफर सच में था या प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए ऐसा कहा जा रहा है ताकि रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिले, वजन ज्यादा रहे, जो मंत्रिमंडल के नामों की लिस्ट आए उसमें जेडीयू के नाम ज्यादा हो, ये कारण रहा? नेमतुल्ला साहब, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों ने कोशिश की थी कि इंडिया ब्लॉक में नीतीश जी को शामिल करें, लेकिन प्री अलायंस पार्टनर हमारा बीजेपी था और ये हमारा नेचुरल अलायंस था, इसलिए इस तरह की को इनकार कर दिया गया। और कोई ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। फ्री हैंड ने नीतीश कुमार जी ने माननीय प्रधानमंत्री को फ्री हैंड दिया है और कहा है कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ मजबूती से रहेंगे और चलेंगे भी, और हम देश का और जनहित का और बिहार के विकास में हम योगदान देंगे। अब तो हमारी डबल इंजन की सरकार है, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा हमको विकास करने का आपके नेतृत्व में मौका मिलेगा। इसलिए ये अफवाहें हैं कि ये नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जा रहे थे या ये कोई ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो उस पर खरे उतरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और हमको देख लिया कि नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज था, मीटिंग में भी इन्होंने कह दिया
एनडीए के बैठक में कह दिया। और ये तो मंत्री परिषद का प्रेरोगेटिव जो है प्रधानमंत्री का है, जिसको चाहे जोन विभाग दे वो है। कोई प्रेशर किसी एलआई की तरफ से, किसी गठबंधन के एनडीए की तरफ से कोई प्रेशर नहीं। चलिए मैं यही से काउंटर प्रधानमंत्री सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं नेमतुल्लाह साहब। लेकिन एक सरकार ऐसी भी रही जहां आपने बाहर से समर्थन दे दिया था कि भैया हमको मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, उस वजह से उसकी जो भी गुंजाइश रही हो या आप लोगों को उचित प्रतिनिधित्व ना मिला हो, लेकिन ये स्थिति भी देखी थी हमने। अब ये स्थिति नहीं है, अब बीजेपी को आपकी जरूरत है। जी ये स्थिति नहीं है, उस वक्त दूसरी स्थिति थी। उस वक्त हमारा डिमांड था कि हम प्रतिनिधि नहीं चाहते, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। हम 16 सीट जीत के आए हैं, वो 17 सीट जीत के आए हैं और उनके 5-5 मंत्री बनेंगे, हमारा सिर्फ एक प्रतिनिधि। तो वही मैं कह रहा हूं कि अब आप बार्गेनिंग पोजीशन में इस वजह से नहीं है कि आपकी सीटें उतनी ही हैं या सीटें कम हुई हैं, आप इस वजह से हैं क्योंकि बीजेपी की सीटें कम हो गई, डिपेंडेंसी बढ़ गई है। आप तो बिहार में जो एनडीए का जो आया है, जो मैंडेट आया है, वो नीतीश जी के नेतृत्व में आया है और मोदी जी का विकास है, इसलिए इतना बड़ा मैंडेट आया है और हम समर्थन दे रहे हैं। तो हम तो इसमें कोई हमारा ये तो नहीं है। वही कह रहा हूं ना नेमतुल्लाह जी, अब स्थितियां बदल गई हैं, आपका स्टैंड भी बदला। तब आप राजी थे इस बात पे कि एक ही अगर आपको कैबिनेट बर्थ मिलती है तो आपको नहीं चाहिए, लेकिन अब आपको चाहिए। यही तो परिवर्तन हुआ है एनडीए में, एनडीए की स्थिति में। अब तो सांकेतिक नहीं हो, अब तो हिस्सेदारी होगी सबकी। उसका कारण यही है कि बीजेपी की सीटें कम है ना नेमतुल्लाह जी? नहीं, इससे कम नहीं है। एनडीए के पर हम लोगों ने जीत के आए हैं, एनडीए बहुमत ठीक है। अनिरुद्ध जी, आपने समझा कि स्थितियां बदली कैसे हैं और मोदी सरकार के कार्यकाल में जो भी टफ फैसले लिए गए, अब आपको डिस्कस करना होगा अपने अलाइज से। आपको नीतीश कुमार से भी पूछना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर लगातार विपक्ष हमलावर है ही, लेकिन टीडीपी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वो एक अलग सवाल हो सकता है, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी अब बढ़ गई है। कैबिनेट के कोटे में जो पांच केंद्रीय मंत्री थे अलग अलग घटक दलों से, 19 में 2 हुए, अब वो 15 तक बढ़ सकते हैं। दूसरे दलों का नंबर अगर बढ़ेगा तो आपका अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम होगा, और जातीय समीकरण, अलग अलग समीकरण जो आप बैलेंस करने की कोशिश करते रहें, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। आयुष जी, अभी समाजवादी पार्टी के मित्र तारिक जी बोल रहे थे कि चंद्रशेखर जी की सरकार, चौधरी चरण सिंह की सरकार, संयुक्त मोर्चा की सरकार गिर गई और सरकारें पूरी नहीं चली। कई सरकारें कांग्रेस ने ही अपना जो समर्थन खींच लिया था, चाहे वो चंद्रशेखर की सरकार रही हो या चौधरी जी की सरकार रही हो, वो अलग है जी। नहीं, सारी सरकारें जो गिरी, जितनी सरकारें इंडिया अलायंस को लेके ये हैं, तो इंडिया अलायंस को लीड कौन कर रहा? कांग्रेस। और उस टाइम की सरकारों से समर्थन किसने वापस लिया था? कांग्रेस ने। चौधरी चरण सिंह जी के साथ क्या किया था कांग्रेस ने, सबको पता है। संयुक्त मोर्चा सरकार आपके पास आ जाऊंगा, सुन लीजिए। हाँ, उसके बाद में क्या कहते हैं, चंद्रशेखर जी की सरकार कितने दिन चला था? राजीव गांधी। रीजन क्या है कि इस्टेब्लिश गवर्नमेंट कोलिशन में देने का एक्सपीरियंस कांग्रेस के पास बिल्कुल नहीं, इसलिए कांग्रेस ना बोले। अभी अर्शप्रीत भाई ये कह रहे थे कि सेंट्रल हॉल में कभी इन्होंने शायद 2014 का सेंट्रल हॉल नहीं देखा जब प्रपोज किया गया था मोदी जी का नाम, और सेंट्रल हॉल के डायस पे कौन कौन एनडीए के सारे घटक दल थे उसमें, चाहे शिरोमणि अकाली दल रहा हो, चाहे शिवसेना रहा हो, चाहे रामविलास पासवान जी रहे हो, चाहे नीतीश कुमार जी, सारे सेंट्रल हॉल का इनको एक बार फुटेज भेज दीजिएगा। 2000 ठीक है, 14-19 दोनों में ही एनडीए की तरफ से प्रपोज किया गया था। लेकिन अनिरुद्ध जी सुनिए ना, यहाँ एक सवाल हो सकता है कि कई सारे दल जो थे वो अब नहीं है, और जिस तरह से बीजेपी की सीटें बढ़ी, बीजेपी की डिपेंडेंसी उन दलों पर नहीं थी, लेकिन अब वापस से आ गई है। 14 में नीतीश कुमार नहीं थे, बाद में आ गए। शिवसेना की तरफ से तब उद्धव ठाकरे रहे होंगे, अब कोई और है? नहीं। हाँ। आयुष जी, ये समझने वाली बात है। हाँ। 2014, 2019 हो, चाहे जो भी चुनाव हो, हम लोग प्री पोल अलायंस, हम लोग ऐसे अलायंस नहीं किए थे नेचुरल अलाई नीतीश कुमार जी के साथ, रामविलास पासवान जी के साथ में या शिवसेना के साथ में। ये नहीं था भैया अलग अलग हम चुनाव लड़ेंगे, फिर अपॉर्चुनिटी बेस हम आके एक साथ मिलकर, जैसे इंडिया अलायंस हम साथ में मिलकर करेंगे कि पंजाब में हम एक अलग लड़ेंगे, दिल्ली में एक साथ लड़ेंगे, फिर ये करेंगे, फिर उसके बाद अलग हो जाएंगे। हमारा चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम लोग प्री पोल अलायंस में एक प्री पोल क्या, एक संयुक्त परिवार तरफ लड़ते हैं। सीटों का शेयरिंग, मुद्दा, सारा चीज कंक्लूड करके हम उसको करते हैं। तो जब कल सेंट्रल हॉल में नीतीश जी ने, चिराग जी ने, सब सारे बड़े लीडर ने, शिवसेना के लीडर, सारे बड़े लीडर ने जो उनके थे, किस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई तो ऐसे 2014 वो यूसीसी अगर आप लाना चाहते हैं इसमें इंडिपेंडेंट उसको लेकर सरकार बनती, उसको लेकर अब रायशुमारी करनी होगी। 370 आपने एनोनिमस फैसला लिया,
बड़ा फैसला था, डेयरिंग फैसला था। मैं कह रहा हूँ राज्यसभा, आयुष जी, राज्यसभा में मेरा तो बहुमत ही नहीं था और 370 हमारा उसमें हमें सपोर्ट मिला। वही कह रहा हूं, उस तरह के फैसले हम देख पाएंगे क्या, या ये गवर्नमेंट थी? मजबूती की जगह मजबूरी का गठबंधन होगा जहां आपको सबसे बात करनी होगी। मजबूती का, अरे मैं कह रहा हूं कि 2014, 2019, 2024 एनडीए। अनिरुद्ध जी, आपने 370 का फैसला मोदी जी के नेतृत्व नीतीश कुमार से पूछकर थोड़ी लिया होगा। ये तो आपकी सरकार का कॉल था, आपकी पार्टी का कॉल था, आपकी पार्टी का एजेंडा था। जब आयुष भाई, जब एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, उसमें सारे अलाई पार्टनर उसमें हैं, तो उसमें तो जाहिर सी बात बैठक होती, चर्चा होती, डिस्कशन होता। 370 में जब हमारा हुआ तो उसमें तो राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था। तो इसका यह मतलब है कोalition गवर्नमेंट चलाने का, या उनमें कोई समस्या आने का, या प्रधानमंत्री जी का मजबूरी। भाई सारे एनडीए लीडरशिप किसके लड़े? प्रधानमंत्री जी के उसमें लड़ा गया। तो कोई समस्या, सारे लीडर अभी आधिकारिक 3 प्रवक्ता बैठे हुए हैं। किसी प्रवक्ता, सारे प्रवक्ता, जो कोई प्रवक्ता ये बोल रहा है कि हम ये मांग रहे हैं, ये डिमांड करें, सारे अधिकारी प्रवक्ता यहीं बैठे हुए हैं। तो जब यहां कोई नहीं है और जब गठन हुआ तारिक खान साहब, ठीक है, मैं लौटता हूं। तारिक खान साहब, एक बयान नहीं आया अभी तक किसी भी की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से कि हमको ये चाहिए या ये मंत्रालय चाहिए। ऑफ द रिकॉर्ड भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। हो सकता है आप नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो कहा गया केसी त्यागी जी की तरफ से कि आपके अलायंस की तरफ से उनको पीएम पद ऑफर किया गया था, उसे माने न माने एक पहलू है, लेकिन अब तक ऑन द रिकॉर्ड किसी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है कि उनकी कोई डिमांड है। बिना किसी शर्त के इस अलायंस को तमाम दल सपोर्ट कर रहे हैं और एक प्री पोल अलायंस है, यानी एनडीए की सरकार का सिलसिला ही जारी है। एनडीए की सरकार थी, है और रहेगी, ये दावा है। दूसरा, सरकारों का जो दौर देखा, आपने खुद ही बताया कि कभी कांग्रेस की पार्टी ने समर्थन वापस लिया, इस वजह से सरकार गिरी। कभी जो गठबंधन थे वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो इस तरह के दौर देखे ही गए, इसमें दिक्कत कहां है? नहीं, देखिए, सबसे पहले हम कभी नहीं कह रहे हैं कि कल सरकार गिर जाएगी, परसों। हम ये कह रहे हैं कि यह संभावना है कि यह सरकार 5 साल पूरा करे या ना करे। मैंने उदाहरण दिया, प्रवक्ता लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से पिक करते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस का तो पिक कर लिया, और मोरारजी देसाई की सरकार किसने गिराई थी? इनकी पेरेंट पार्टी ने। जनसंघ ने विलय किया था जनता पार्टी। इतिहास की किताब पढ़े पहले बीजेपी के प्रवक्ता लोग, तब डिबेट में आए। दूसरी बात, अलग मुद्दा था। दूसरी बात, अरे चुप जाइए, मैं बीच में नहीं बोला था। भाई बोल रहे हैं ना, वो टेक्निकली करेक्ट करें। एक बार बोल लें, अनिरुद्ध जी, ठीक है अनिरुद्ध जी, उन्होंने सुना तसल्ली से, आराम से डिबेट हो रही है, आराम से कर लेते। कोई ऐसा बड़ा मेजर इशू नहीं है कि हम लड़े भिड़े। बोलिए, आप बोलिए, तारिक खान साहब बोलिए। मुझे आप ज्यादा टाइम बात पूरी करिए, ज्यादा कमाली मेरे पे छोड़िए, आप अपनी बात करिए। नहीं, बीच में मत कूदिए। ठीक है, मैंने उनको रोक दिया, आप अपनी बात पूरी करिए। म्यूट कराइए, आप सुनिए। आप बोलिए। हाँ, सिनेरियो कुछ भी रहा हो, भारतीय जनसंघ आयोग की पेरेंट पार्टी थी। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार किसकी गिराई? मंडल कमीशन के खिलाफ काफी आंदोलन होने लगा। इससे परेशान होकर या कोई और वजह रही होगी, इनकी पार्टी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस। उन सरकारों को क्या बीजेपी लीड कर रही थी, तारिक खान साहब? नहीं, वो नहीं लीड कर रही थी। समर्थन उन सरकारों के पास क्या इस तरह का समर्थन बीजेपी ने? मैं जनता पार्टी की सरकार का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं वीपी सिंह की सरकार का जिक्र कर रहा हूं। क्या उनके पास 240 का आंकड़ा था? नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइम पे अलग अलग पार्टियां जिनके पास पूर्ण बहुमत नहीं रहता है, सपोर्ट में जो पार्टियां हैं, अगर वो हट जाएं तो सरकार अल्पमत में आ जाती है। ये दिक्कत और इसकी जिस गुंजाइश पर हम बात कर रहे हैं, हम और आप चर्चा कर रहे हैं, ये गुंजाइश इंडिया ब्लॉक की सरकार अगर होती तो बहुत ज्यादा होता और डिमांड बहुत ज्यादा होती। वहां इस बात पर चर्चा हो रही होती कि पीएम कौन होगा, यहाँ इस बात पर चर्चा हो रही है कि किसको मंत्रिमंडल कौन सा मिलेगा। नहीं, यहाँ पर एक सवाल का जवाब दीजिए अभी कि अगर किसी एक एजेंडे पे बात नहीं बनती है, जैसे मुस्लिम आरक्षण ही, जैसे यूसीसी है, जैसे अग्निवीर है, जैसे कास्ट सेंसस है, अगर 40 लोग हमको, वही मैं कह रहा हूं, अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को सोच भी लें, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं आप ही से बोल रहा हूं, मैं आप ही से चर्चा कर रहा हूं, आगे भी बोलिएगा। मैं कह रहा हूं एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट भी कर लें कि ऐसी सिचुएशन आएगी, जिसको लेकर मैंने पहले सवाल हालांकि कर लिया अनिरुद्ध जी से। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये भी गुंजाइश देख सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक की अगर सरकार होती तो वहां तो सबके एजेंडे अलग अलग हैं। वाम दल का एजेंडा अलग था, कांग्रेस का एजेंडा अलग है, समाजवादी पार्टी का वादा अलग है, आम आदमी पार्टी की सिचुएशन अलग है। बिल्कुल सही उस बात, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ये गुंजाइशें आपकी सरकार में ज्यादा होती, अगर बनती तो। बिल्कुल होती, हाँ, बिल्कुल होती। लेकिन अभी किसकी सरकार है? और हमारी सरकार होती तो भी गुंजाइश होती। हाँ। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब एक पार्टी को बहुमत नहीं होता है और अभी अगर किसी एक एजेंडे पे बात नहीं बनती है और इनको 30 लोग छोड़ के चले जाते हैं, मुझे 5 सेकंड और दीजिए। अगर इंडिया गठबंधन से 30 लोग चले जाते हैं, विपक्ष कमजोर हुआ,
एनडीए अलायंस से 30 लोग चले जाते हैं, सरकार मैं गिर आऊंगा जाती है। अनिरुद्ध जी, हाँ। किसी एक पॉइंट पे अगर ये सारे लोग एग्री नहीं होते और मोदी जी ने कहा हम बड़े चेंजेस करेंगे, अरे भाई तो ये देखने की बात है। हम कह रहे हैं अगर की संभावना ये भी है कि 5 साल सरकार चल सकती है, संभावना ठीक है। ये भी है नहीं हेगड़े चल साहब, सकती है। कृष्णा आप हेगड़े जी। कह रहे हैं जरूर चले, एक पॉइंट पर आप कह सबका रहे हैं राजी जरूर होना तो जरूरी है, ये बात तो है। पहले ऐसी गुंजाइश नहीं थी, आप राजी हैं तो ठीक है, वरना दिखाई आपने जेडीयू बाहर से थी सरकार में। देखिए, इंडी अलायंस को ये सोचना चाहिए, खुद का घर संभालना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ज्यादा शंका ये है कि इंडी कटक के लोग टूट जाएंगे, हमारे पास आएंगे, क्योंकि उनको मोदी जी का नेतृत्व पसंद है। सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव मंजूर किया गया, एक तरफ राहुल गांधी के नाम की चर्चा, परिवारवाद का सवाल नहीं उठेगा फिर से आप पे? भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात तो ना करे तो बढ़िया है। मैंने पूछूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब कौन है, अनुराग ठाकुर साहब कौन है, धर्मेंद्र प्रधान साहब कौन है, अमित शाह साहब के बेटे जय शाह साहब कौन है, निर्मला सीतारमन जी कौन है और किरण रिजिजू जी कौन है। बहुत सारे साहब लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का ही उदाहरण है और भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में जाके कौन से दो ऐसे लीडर जो अहम पोजीशंस पर दिख रहे हो अभी भाजपा में? सॉरी, भाजपा की कौन से ऐसे परिवार के ही दो मेंबर्स जो अहम पोजीशंस पर दिख रहे हो, जिस तरह की ताकत, जिस तरह का वजन सोनिया गांधी के पद के लिए और राहुल गांधी के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ? जय शाह साहब बड़े पद पे नहीं है, अमित शाह साहब होम मिनिस्टर थे, जय शाह साहब बड़े पद पे थे। इससे बड़ा उदाहरण क्या होना चाहिए? और जय शाह साहब का मेरिट क्या है, जय शाह साहब का एक्सपीरियंस क्या है? वो डिसाइड इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स की जिंदगियों को, हिंदुस्तान के फ्यूचर को, जो हमारा क्रिकेट का है करियर है, कि उसको उन प्लेयर्स के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अनुज जी इसके बाद बोलिए। कमल जो है, मेरी बात सुन लीजिए वरना आपके टाइम में मजबूरन बोलना पड़ेगा, सुन लीजिए। देखिए साहब, एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। टग ऑफ वॉर में क्या है, एक साइड से रस्सी खींची जा रही है नायडू साहब के द्वारा, दूसरी साइड से रस्सी खींची जा रही है नीतीश कुमार साहब के द्वारा, और बीच में फंसी है भारतीय जनता पार्टी और कमल जो है। अब कमल का क्या होगा साहब, अगर लेफ्ट साइड से भी रस्सी खींच रही है, टग ऑफ वॉर हो रहा है, और राइट साइड से भी। दूसरी चीज आप देखिए कि अश्विन जी, कौन सा टग ऑफ वॉर है जो अभी हमें नहीं दिख पा रहा है, जाहिर नहीं हो पा रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्टैंड है एनडीए के घटक दलों का, वो क्लियर आप सुन रहे हैं। नेमतुल्ला साहब हैं, पूर्व विधायक है जेडीयू को, उनका पक्ष आपने सुना। हमारे साथ एलजेपीआर के भी विनीत जी लगातार बने हुए हैं, उनका भी आपने पक्ष सुनी लिया। और इन पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से बिना किसी शर्त के समर्थन दिया गया है। तो ये रुख या नैरेटिव कहां बन रहा है? नहीं आयुष भाई, आपने हमारा पक्ष कहाँ सुना है अभी? हेगड़े साहब, मैं इसके बाद आपका पक्ष सुनूंगा। हेगड़े साहब, मैं इसके बाद आपका पक्ष ही सुनूंगा। कांग्रेस से जुड़ी खबर। देखिए, पहले तो मैं ये चीज बता दूं कि अभी साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, ये जो एलाइज हैं, एलाइज के लीडर्स हैं, ये चीज भलीभांति जानते हैं कि ये इशू है और भारतीय जनता पार्टी बेसिकली एक डिलेमा में फंसी हुई है कि फैसला ले तो क्या ने, बिकॉज अगर सारे सूबों को स्पेशल स्टेटस ग्रांट कर देंगे तो स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट ज्यादा हो जाएंगे, नॉर्मल स्टेट्स कम हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे थे, संविधान खत्म करना, रिजर्वेशन खत्म करनी, लोकतंत्र खत्म करना, चुनाव खत्म करने, वो ये कर नहीं पाएंगे। और ऑर्गेनिक अलायंस बता रहे हैं साहब इस चीज को। पहले 10 साल अनऑर्गेनिक अलायंस था, अब उसको ऑर्गेनिक बताते हैं। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगा, मोदी साहब जोशी साहब को मिले, अडवाणी साहब को मिले, और अडवाणी साहब और जोशी साहब वो लीडर्स हैं जिनको साइडलाइन किया गया था 75 साल का हवाला देके। अब मोदी साहब की भी उम्र 75 साल होने वाली है कुछ ही टाइम में, तो क्या मोदी साहब पे ये रूल लागू नहीं होगा? और मोदी साहब उन्हीं लीडर्स को मिलकर के आए हैं और खुद अपने ऊपर वो। चलिए ठीक है, इसी नोट पर आगे बढ़ेंगे। साहब, परिस्थितियां तो बदली है ना, ये तो मानना ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी खाली यही रूमर्स फैलाती रहती है, चुनाव खत्म, संविधान पे खतरा। अभी वो खुद सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं, हाई कोर्ट के संविधान से नहीं, संविधान को खतरा। सुनिए, अभी मैंने बोला इलेक्शन कमीशन के वो ये मानते नहीं। सुनिए, मैंने नहीं बोला आपके बीच में, तो आप प्लीज मत बोलिएगा, थोड़ा आप डिसिप्लिन रखिएगा। ठीक है अश्विन जी, एक तो हमने कहा था कि संविधान को। ठीक है अश्विन जी, आपको दिक्कत नहीं है जब बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध जी बोल रहे थे? वैसे इनको दिक्कत नहीं, बारी बारी से बोलिए। सुन लीजिए अश्विन जी, सुन लीजिए। हाँ सुनिए, ठीक है अश्विन जी, सुन लीजिए। सुनिए ना, आप ही तो बोल रहे हैं ये सब। सुन लीजिए, हमने ये नहीं बोला, आप ही अफवाह फैला रहे हैं। अश्विन जी सुन लीजिए, फैला रहे हैं खाली। एक तो यही बहकाने वाली बात करके कांग्रेस को 2014 में 40 सीट, 2019 में 50 सीट और अभी 99 सीट।
3 इलेक्शन करके 200 सीटें पार नहीं हुए, और हम एक इलेक्शन में लोकसभा में बीजेपी 240 के ऊपर है, फिर भी ये हमको सिखा रहे हैं तत्व और संविधान और ये इलेक्शन खत्म। अरे ऐसा नहीं होता है। देखो जो भी आप बात ठीक है, एसपी जी सुन लीजिए के साथ बात करो, ऐसा नहीं बात करो। और मैंने आपके बीच में बात नहीं किया, कांग्रेस के प्रवक्ता का यही प्रॉब्लम है कि इलेक्शन हारने के बाद वो भौंकला जाते हैं। हेगड़े साहब, हाँ ऐसे मत हो जाए। हेगड़े साहब नहीं वो नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, सुन लीजिए आपके बीच में नहीं बोला। आप बीजेपी की बात क्यों करें, अपनी बात कीजिए। शिवसेना की हम हमारी बात करते हैं ना, हमारा स्ट्राइक रेट तो उद्धव ठाकरे जी से भी ज्यादा है। स्ट्राइक रेट क्या है आपका बताइए। 7 सीट लड़ा है, हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा है, हमारा हाँ, तो विनिमय रेट ज्यादा है। ठीक है हेगड़े साहब, आप अपनी बात पूरी करिए। मेरा हेगड़े साहब जो मेरा सवाल था कि डिपेंडेंसी बढ़ी है ना, जैसे जेडीयू पिछली बार बाहर से थी सरकार में, मंत्री नहीं था उसका कोई, लेकिन इस बार जेडीयू को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए, बिल्कुल देना पड़ेगा, लेकिन सभी ने सामान्य प्रधानमंत्री को समर्थन पत्र दिया है और सभी मैच्योर्ड लीडरशिप है, और मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। इंडी गठबंधन को ये सोचना है कि उनका गढ़ कब खाली होता है, क्योंकि उनके गठबंधन में मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उनका जो सहयोगी है, इंडी गठबंधन के सहयोगी टूटने वाले और हमसे जुड़ने वाले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व वो नेतृत्व है जो देश को आगे लेके जाएगी और विश्व में देश का नाम रोशन करेगी। ठीक है विक्रम यादव जी, सवाल मेरा आपसे, मैं आऊंगा हर्षप्रीत जी, आप ही की सहयोगी पार्टी, उनसे सवाल है। विक्रम जी, जब उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे इंडिया ब्लॉक की बैठक में, तब सवाल उठा, सवाल ये भी उठा कि क्या कोई चेहरा बीजेपी का आपके गुट से भी लगातार बातचीत करा, क्या कोई गुंजाइश है? नहीं आयुष जी, देखिए मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। एक तो ये अनपढ़ लोग इंडिया को इंडी बोलते हैं, इंडिया लिखा हुआ है लेकिन इंडी बोलते हैं, क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं, इनको पढ़ना नहीं आता। मेरे सवाल का जवाब लोग इन अनपढ़ लोग नहीं कोई नहीं, ठीक है, आपकी पार्टी और परिवार का विवाद होगा, उसको बाहर रखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। समझ गया कि भाई बीजेपी के साथ जो भी जाए ना, बीजेपी उसी को खाती है। अब कौन जाएगा? अब ये जो भी मजबूरी में है बीजेपी की, अब ये लोग क्या सोच रहे हैं कि 5 पासवान की सीटें हैं, 7 शिवसेना की हैं, नीतीश की, सारे को तोड़फोड़, क्योंकि तोड़फोड़ ये अगर इनको बहुमत नहीं मिला तो ये तोड़फोड़ वाली राजनीति करते ही हैं, कई पार्टी इन्होंने पहले भी तोड़ी हैं। तो ये तोड़फोड़ कर करके और ये सारे इनको इधर ले आएंगे और फिर चंद्रबाबू नायडू को भी अंगूठा दिखाएंगे। तो ये सारा चीजें सबको पता है। तो अभी जो भी इनके फेवर में की जो बात कर रहे हैं ना, एक दिन सब इनसे अलग हो जाएंगे। और जो ये मोदी का जो ये चेहरा जो था या मोदी जी का जो प्रभाव था वो सब खत्म हो चुका है। ये महाराष्ट्र के अंदर भी अगर इनको इतना था तो मोदी जी ने कितनी सभाएं की थी, लेकिन जहां गए सारे हारे। तो अब ये किस मुंह से कहते हैं कि भाई मोदी जी का असर है, मोदी जी का नेतृत्व है? तो लोगों ने नकार दिया वो सब चीजें, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, तो फैक्ट है एनडीए ब्लॉक के पास आंकड़ा है पूरा 292 से ज्यादा का, 272 से ज्यादा का, ये तो फैक्ट है। से बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को ये छोड़ दीजिए ना, आपके नेता का क्या प्रभाव है वो तो ठीक है। हेगड़े साहब, ठीक है, हेगड़े साहब सुन लेते हैं। अरे हमारे नेता दिखा दिया, शिवसेना दिखा दिया, तुम नकली बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में पता चला ना असली कौन है नकली कौन है। अब और क्या दिखाएंगे? हमारा तो स्ट्राइक रेट आपसे ज्यादा है, उद्धव जी से स्ट्राइक रेट हमारा ज्यादा है, कम सीट लड़के भी ज्यादा सीट हम जीते हैं। अरे पहले आप आंकड़ा तो पढ़ के आइए, आंकड़ा तो पढ़ के आइए, बिना आंकड़ा पढ़ के आप कुछ भी बोलेंगे और मेरे को सारे आंकड़े बनाते रहेंगे क्या? आप अपने आंकड़े पे ध्यान दें। चलिए ठीक है। नेमतुल्लाह साहब सवाल, नेमतुल्लाह साहब, अरे आप अनपढ़ हो, नेमतुल्लाह साहब, अनपढ़ हो। डिमांड भले ना हो, लेकिन जो स्थिति आपकी है, एक मजबूत बढ़त की उम्मीद तो होगी कैबिनेट में, एक बड़े मंत्रालय, बड़े विभाग की उम्मीद तो होगी आप लोगों को। नेमतुल्लाह साहब, अरे उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद लगाए अलग बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार मजबूती से चले और देश का विकास हो। अगर आप ये चाहते हैं तो ये बताइए ना कि किसने अप्रोच किया आप लोगों को? इंडिया ब्लॉक से आपसे बात करने कौन गया था पीएम पद के लिए? ये तो बताइए, तभी तो मजबूती दिखेगी कि गठबंधन में मजबूती है। नहीं, कोई गया नहीं था, ये अलग बात है, लेकिन हम एनडीए में हैं, प्री अलायंस, जो प्री इलेक्शन अलायंस है, हमारा नेचुरल एलाई है, इसलिए हमने ये एनडीए के नेतृत्व में। केसी त्यागी साहब ने अगर कहा कि पीएम पद का ऑफर था, तो कोई तो ऑफर लेके गया होगा। ये फोन पे ऑफर थोड़ी मिल जाता है, इतना छोटा मामला थोड़ी है पीएम पद का।
अब केसी जी आपसे तो पूछना चाहिए था ना किसने ऑफर लेके गए। तो आप बता दीजिए। अभी तो हम लोग अभी एनडीए के साथ हैं, एनडीए का समर्थन करते हैं और इसमें हम मजबूती के साथ समझते हैं कि ठीक बिहार है। का कांग्रेस के विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय दल की बैठक के बाद क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। वो पूरी ताकत लगा रही है। खारजी जी, आपने आज एक बार फिर राहुल जी को कहा जिम्मेदारी लेने के लिए, क्या वो लोकसभा में जिम्मेदारी उठाएंगे, आपको लगता है? अब वो वेट एंड सी। सर आप क्या प्रधानमंत्री का लोग लेंगे, उस पर क्या कहेंगे? अरे वेट एंड सी बोले तो क्या भी, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ओके सर। कांग्रेस की बात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम जो लीडर्स थे वो बैठक के बाद बाहर निकल रहे हैं। विनीत जी, सवाल यही है, इस तरह का ऑफर आप लोगों को नहीं मिल रहा है क्या, जिस तरह का पीएम पद का ऑफर नीतीश कुमार को मिला? 5 सीटें आपकी भी तो हैं, कम से कम कैबिनेट बर्थ या उप प्रधानमंत्री जैसा ऑफर तो मिलना ही चाहिए उस हिसाब से। आपने बेसिस पूछा था, इसका क्या बेसिस है? जी, केसी त्यागी का स्टेटमेंट था, वो बेसिस था। मैं आपसे इस पर काउंटर ले लूंगा, लेकिन मेरा सवाल विनीत जी से। इनके एलाइंस के बहुत सूत्रों के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स थे। केसी त्यागी ने कहा, मैंने सूत्रों के हवाले से रेफर नहीं किया। सूत्रों के हवाले से होता तो मैं डिबेट में सवाल पूछता। सूत्रों के हवाले से बहुत चीजें आपने पहले रेफर की हैं, बहुत मीडिया आउटलेट। नहीं अर्शप्रीत जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे डिबेट कर लूंगा अगर आपको करनी है इस बारे में भी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सवाल विनीत जी से जवाब दीजिए। बट ये आप कह रहे हैं अर्शप्रीत जी आराम से सभी चर्चा करें, बारी बारी से कर लेने दीजिए। अगर आपको मंत्रालय नहीं चाहिए अर्शप्रीत जी, फ्री में सारा अर्शप्रीत जी, ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे या स्टूडियो से बैठ के मैं तय करूंगा? प्रवक्ता ही तय करेंगे, पार्टी के लीडर्स तय करेंगे। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार, जेडीएस और चंद्रबाबू नायडू ने अगर इस बात का जिक्र कर दिया है तो मैं किस बुनियाद पर सवाल उठाऊं? और मैंने उसके बावजूद भी उठाया। आप मत तय करिए कि मुझे क्या पूछना है, मैंने नहीं जैसे तय किया क्या बोलेंगे। आपने क्या पूछना है? बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ। अर्शप्रीत जी, हम बहुत अर्शप्रीत जी आप क्या ये कह रहे अर्शप्रीत जी, जितने एलाइज है उसने कोई मांग ही नहीं रखी, आप ये कह रहे हैं? ये मैं क्यों कहूँ? फिर वही बात है, मैं क्यों कहूँ? ये तो नहीं है, मैंने सवाल पूछा। दिक्कत ये हर्षप्रीत जी, आप सुन नहीं रहे, मेरी बात सुनिए। मांग रखी गई है। मैंने पूछा, मैंने जेडीयू से पूछा, मैंने विनीत जी से पूछा जो कि एलजेपीआर की तरफ से बैठे हैं, मैंने कृष्णा हेगड़े जी से भी पूछा। शुरुआती दौर में ही पूछ लिया कि आप लोगों की भी डिमांड होगी और डिमांड की स्थितियों में बदलाव क्यों है, ये बीजेपी प्लस एनडीए क्यों है, इस स्थिति पर भी सवाल पूछा। अगर आपने सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो आप यूट्यूब पर जाके फिर से सुनिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, बीजेपी झूठ बोल रही है। ठीक है, इस पर उनसे सवाल ले लेंगे। विनीत जी, मेरा सवाल आपसे था। आयुष भाई, ये कैसा डिबेट का एटिकेट है? भले इनके राहुल गांधी से बात करते हुए, पर हमारे चिराग पासवान हमसे बात करते और हमें मालूम है किसी ने मंत्रालय नहीं मांगा है। तो इस बात का आप संज्ञान रखिए। एक मुहावरा याद आता है विपक्ष को सुनने के बाद कि काजी जी दुबले के उस सदन के अंदेशे से। अरे भैया, सरकार हमें चलाना है और बात आप यहाँ से कीजिएगा तो 54 साल का मुर्दा कांग्रेस का भी निकलेगा, वो बात बहुत दूर तक जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या कोई भी मैनिफेस्टो का मुद्दा हो, वो हमारा प्रॉब्लम है, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। 14 में 19 में सबके साथ राजकुमारी आयुष भाई होती थी, 370 भी हटा था तो उसमें भी बात हुई थी कि आपको हमको नहीं मालूम था, और लोग जो जानकार है वो ये बात कहते हैं। तो आने वाले समय में 5 तक मजबूती से सरकार चलेगी और एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। तब तक आप विपक्ष की कुर्सी को गर्म करते रहिए और ऐसे ही अपने जीवन को हल्कान करते रहिए। ठीक है अनिरुद्ध जी, मैं लौटूंगा। जो सवाल अर्शप्रीत जी का, उस पर भी जवाब दीजिएगा कि बड़े नेताओं को हटाया गया, तमाम चीजें जो हैं। सवाल ये कितना बड़ा चैलेंज है। ये प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने एक वन वे गवर्नमेंट चलाई है, एक सख्त फैसलों वाली सरकार चलाई है, लेकिन अब सबके साथ वाला, सबका साथ और सबका विकास जो है, सबका विश्वास की अग्नि परीक्षा है ये। आयुष जी, मेरे मित्र अर्शप्रीत जी अभी बोल रहे थे कि परिवारवाद की बात। परिवारवाद का डिफिनीशन शायद इनके यहाँ बिल्कुल अलग है। परिवारवाद का मतलब ये होता, अगर अर्शप्रीत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते, पीएम कैंडिडेट बन सकते तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके यहाँ इंटाइटलमेंट है कि गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, जो मेन की पोस्ट है वही होंगे, डिसीजन मेकर वही होंगे, और जो प्रेसिडेंट होगा एज ए पपट होगा। ये है हमारे यहाँ जो लोग हैं, वो लोग ये नहीं है कि जेपी नड्डा जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा, ये डिसाइड नहीं है। तो इसलिए इनके लिए ये बार बार परिवारवाद की बात न करें। यहाँ बैठे हुए अगर हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है क्योंकि आपको बनने नहीं दिया जाएगा। चलिए अर्शप्रीत जी, बहुत छोटा सा कमेंट, आखिरी कमेंट आपका ही, डिबेट हम इसके बाद वाइंड अप करेंगे। सवाल वही है कि अभी तो आपको अपना कुनबा भी संभालना है ना, इंडिया ब्लॉक को भी तो संभालना है ना, चुनाव होंगे, राज्यों की राजनीति, और उस संभालने से पहले ही दिल्ली में अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं, तो ये रास्ता कब तक रहेगा? देखिए, नॉन डेमोक्रेटिक
अनुज जी, वक्त में माफ वो इस करिए। वजह से इकट्ठे हुए हैं नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस में, लालच की वजह से, कुर्सी की वजह से। इनके यहाँ लठबंधन हो रहा है, आम आदमी पार्टी एलाइज इस कह वजह रही से है कि इकट्ठे हुए हैं, सुन लीजिए, पार्टी सुन इस वजह से इकट्ठी हुई है ताकि संविधान बचाया जा सके, लोकतंत्र रिजर्वेशन बचाई जा सके। तो इस वजह से हमारा तो स्ट्रॉन्ग ये विपक्ष में रहकर आप बचा पाएंगे? इनका लूजली सरकार तो आपकी बन नहीं रही, कैसे बचाएंगे आप संविधान? मेरा एक सवाल, आपके नैरेटिव पर ही सवाल पूछ लूं मैं हर्ष जी। मैं एक पॉइंट बताऊंगा। देखो, बीजेपी ने तो यहाँ पे और जो इनके एलाय हैं खुलेआम शरेआम कहा कि ये टूट के हमारे पास आएंगे, मतलब खुलेआम शरेआम हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, विच इज अगेंस्ट द लॉ। दूसरी बात साहब, अग्निवीर पे बीजेपी ये बता दे कि क्या अग्निवीर को वापस लेने के लिए बीजेपी तैयार है या नहीं, क्योंकि इनके एलाइज ने मांग रखी है। ठीक है अनुज जी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये जेडीयू ने कहा था, ये तो सही जेडीयू की समीक्षा करिए इस पर। नहीं भाई, समीक्षा तो हर योजना की हमेशा होती रही है। अगर मैं कह रहा हूँ डिजिटल इंडिया में अगर 4 असाइनमेंट चलते उसकी भी समीक्षा होती रहती है, उसमें इंप्रूवमेंट चलता रहता है। चलिए ठीक है।